नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं NCERT 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर। अब आरंभिक नगर के अंदर फिर हमारे सामने आती है एक छोटी सी तस्वीर, पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, पुराने भवन का संरक्षण जिसके अंदर ये है कि जो दो छात्र जसपाल वो और हरप्रीत है वो अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। आप भी देखते होंगे कि कुछ पुराने जो घर हुए हैं प्राचीन काल के, तो उनके अंदर कुछ ऐसे घर आपको मिल जाते हैं जहाँ उनमें कुछ एक अलग या पुराने हैं तो उनमें कुछ खासियत रहती है, उनके लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, तो जैसे गली के बच्चे आज यदि आप देखते हैं तो वो पुराने घर होते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि वहाँ पे भूत रहते हैं और उससे भूत आ घर का। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, जो लोग थे उनकी जो तारीफ कर रहे थे उनमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। और ये सुनकर जसपाल व हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर को लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो आप जानते हैं कि पुराने घर से कैसे होते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या खासियत उनमें होती थी। जैसे यदि बात करें तो हड़प्पा की कहानी के बारे में हम छोटी सी बात कर लेते हैं। हड़प्पा की कहानी में अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है कि कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, कैसी वहाँ पर जो लोग रहते थे तो उनकी जो कलाकृतियाँ और उनके अंदर जो कला और जो उनका हुनर था वो कैसा था। तो लगभग 150 साल पहले की बात है, 150 साल पहले, अब जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई गई, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला है। देखिए, रेलवे लाइन तो अलग जगह बिछाई गई थी, लेकिन जब पंजाब के अंदर इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला तो आधुनिक पाकिस्तान में है। और उन्होंने ये भी सोचा कि ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, ऐसी अच्छी ईंटें मिलेगी। और ये सोचकर भी हड़प्पा के खंडहरों के हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गई। जो इंजीनियर जो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे वहाँ से ईंटों को उखाड़ ले गए, हज़ारों ईंटों को से उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और कई इमारतों को पूरी तरह नष्ट कर दिए गए क्योंकि उसके जो अवशेष थे, जो ईंटें थी अच्छी उनको ले गए। उसके बाद में लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें व चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें की। वही जो बाद में जितनी भी पुराने स्थलों की जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का जो निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था यदि हम बात करें। अब हम ऐसे ही आगे बात करते हैं। इसी के अंदर आपके सामने एक सवाल आता है कि इन इमारतों को तोड़कर इनकी जगहों पर कुछ नए भवन बनाए गए जाते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की विशेषता के अंदर ये थे, कहीं को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में था। जो पूर्वी इलाका रहता था वो नीचा था, बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में रहता था। और जो पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा रहता था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और इन ईंटों की इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद भी आज भी उनकी दीवारें खड़ी रही। अब जैसे बात करते हैं तो आइए, आधुनिक जो नगर थी वो पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हुए और उन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट मिले, मोहरे मिले, मनके मिले, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि उस वक्त मिले। और जब हम बात कर रहे थे ईंटों की, तो वहाँ पर ईंटों की जो चुनाई भी इस तरह से करते थे जिससे जो दीवारें थी वो काफ़ी मजबूत रहा करती थी। अब बात करते हैं जैसे ही, तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई और मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिससे
पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट व प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। किसके लिए? जो पानी के रिसाव को रोकनी है, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद में इसे खाली कर दिया जाता था। शायद ये विशिष्ट नागरिकों के विशेष अवसरों पर वहाँ पर स्नान किया जाता होगा। यदि बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा सा मानचित्र यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, इस मानचित्र के अंदर आप देखिए, मानचित्र 3 के अंदर महाद्वीप उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, जिनमें यदि आप देखते हैं तो ये सिंधु नदी के, और ये रावी, झेलम, चिनाब, रावी, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गौरी, ये इसमें दिखते हैं। स्ताको है, धोलावीरा, सूरत कोटदा, लोथल हुआ, ये सभी इलाके उस वक्त के थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिलते हैं और वहाँ पर मिले हैं। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ अन्य बड़े नगर हैं, उनमें बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। यदि हम बात करें तो उसी के रूप में तो महान जो स्नान गृह हैं, स्नान ग्रहों के रूप में आप ये चित्र देख रहे होंगे। इसमें आपको यहाँ पे ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही होगी। इस प्रकार यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ होती थी और इसमें पानी भरा जाता था, इससे स्नान किया जाता था। और ये कुछ महान स्नान गृह हैं जो कुछ महत्वपूर्ण दिनों पर या महत्वपूर्ण उत्सवों पर ही इसमें स्नान किया जाता था। भवन, नाले और सड़कें देखा जाए तो इन नगरों के आमतौर पर एक या 2 मंजिल होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश कमरों में एक अलग स्नान गृह होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखा जाए तो उन घरों में बीच के अंदर थोड़ी सी जगह रहती थी और उसके चारों ओर क्या रहता था? कमरे रहते थे आंगन के चारों ओर। आप देखें तो ये हड़प्पा के नगरों की जो ईंटों की चुनाई की जाती थी, ये कारीगर है, ये ईंटों की चिनाई कर रहा है। और कई नगरों में ढके हुए नाले भी आपको मिलते थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नाली को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। और आज भी यदि आप देखेंगे तो सिटी या शहरों की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वहाँ पे बीच बीच में आपको ढक्कन लगे हुए दिखे होंगे, वो उन्हें मेन हॉल के नाम से जाना जाता है। और वो कई घरों के छोटे छोटे नालों से मिलकर बड़ा नाला बनता है और उसी के मेन हॉल वो रहते हैं, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। और घर और नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, ताकि जिसके कारण ये सभी कार्य पूर्ण करने में आसानी रही। यदि हम बात करें नगरीय जीवन के, तो नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों की जो नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे और ये संभवतः यहाँ के शासक थे। और ये संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा चांदी, सोने से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे? लिपिक होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद या अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो चीज़ें बच नहीं पाई। अब यहाँ पे आपको कुछ नाले वगैरह आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, सड़कों पर, और ये चिनाई की जाती है, ये आप देख लीजिए, ये कुछ कुआं आपको दिख रहा है। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यदि आप देखें तो आप भी जानते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं या आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख जाती है या कुछ जगह हैं ऐसी मिल जाती है
जो कुछ अजीब रहती है या कुछ बहुत पुरानी या बहुत अच्छी रहती है, उनको आप दूसरों के साथ में शेयर भी करते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से लाते भी। यदि आपने जो अभी अभी देखा ऊपर सड़क पर बना जो नाला आपको बताया गया था मोहनजोदड़ो का, ये नाले की बात हो रही है। ये नाला थोड़ा सा जूम करके आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। वैसे जूम होने पर ये फट जाता है, तो वापस से मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और ये नीचे का नाला आपको दिख रहा है, हड़प्पा की एक नीचे ये मोहरें बनी हुई है और नाला ये कुआं आपको दिखा दिया हूँ। ये कुछ मोहरें हैं, यहाँ पर कुछ खास लिपि का आपको दिख रही है, ठीक है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, आराम से, मैं आपको आराम से बता दूँ। यहाँ पे देखिए ये कुछ लिखा हुआ है कि नहीं इस पे, ये मोहरों पर, ये देखिए। और ये कुछ मनके हुए, ये देखिए, ठीक है। तो ये विद्वानों को इसके पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ऐसा पता नहीं चल पाया कि ये आखिरकार होता क्या है। ये पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने आपको दिख रहा है, तो ये इसी प्रकार से इनका अर्थ क्या है ये विद्वान नहीं लगा पाए हैं, कोशिश की उन्होंने। लेकिन अब बात करें नगर और नए शिल्प की, तो आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी, क्योंकि पहले ये चीज़ें बहुत आई मिलती थी। पत्थर हुआ, शंख हुआ, तांबे हुए, कांसा हुआ, सोना हुआ, चांदी। तांबे और कांसे के औजार मिले, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे तांबे से। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ पर जो मिली सबसे आकर्षक जो वस्तुएं हैं उनमें मनके और बाट और फलक हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ बाट, आपको यहाँ पे बाट दिख रहा होगा, ठीक है। ये बाट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये पत्थर का बाट है। किसका बाट है? पत्थर का एक बाट आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। ये उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया जाता था। आज भी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको इस प्रकार के बाट मिल जाते हैं। शायद बहुमूल्य पत्थर या धातुओं के तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। अब मध्य में आप देख पाते हैं, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, इसकी बात होगी। तो ये मनके हैं, कार्निलियन पत्थर के से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में से छेद ये देखते हैं या नहीं आप, यदि कहीं आभूषण देखते हैं तो इनमें बड़े बड़े के बीच में से छोटे छोटे यानी कि बारीक से छेद के माध्यम से उसमें रस्सी या डोरी, छोटे छोटे डोरों के माध्यम से उसके अंदर डाल दिया, धागा डाल दिया जाता था और उनसे मालाएं बनाई जाती है कि नहीं। ये धारदार फलक आपको दिख रहा है ये। अब नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति आपको दिखेगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर की क्या लोग मोहरें बनाते थे। और इन आयताकार जो आपको दिखेगी मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र आपको मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए बहुत लाल मिट्टी खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नीचे यदि आप देखेंगे, ये व्यक्ति आप देखिए कैसी अद्भुत मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने आपको दिखाया गया है और ये मूर्ति आप आसानी से आप देखिए कितनी आकर्षक उस वक्त की है। ये मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें दाढ़ी भी बनाई गई है कि नहीं। संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कहाँ पर? फूलदान था एक चांदी के अवशेष, उसके ढक्कन व कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देते हैं। यदि हम इन्हीं के बारे में बात करें तो इनमें से जो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। और विशेषकर जो विशेषज्ञ थे उन्हें कहते थे कि जो किसी खास वस्तु या चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, कुछ लोग मनके चमकाते थे या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि, ये जो भी करते थे। जैसे मूर्ति का चेहरा अभी आपको बताया गया था तो कितना अच्छा था और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई थी, ठीक है। तो ऐसे विशेषज्ञ मूर्तिकार का ये काम हो सकता था, क्योंकि वही ऐसे अद्भुत कार्य करने में समर्थ होता था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम करने में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं या पुरुष दोनों भी ये काम करने में दक्ष थे। अब बात करते हैं कुछ फैंस का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैंस का चित्र, आपको थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया। ये देखिए
पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है और उसके बाद में उस वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के रंग समुद्री रंग के होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे बात करते हैं कच्चे माल की खोज के बारे में। तो कच्चे माल की खोज, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। भाई जो कच्चा माल होता है उनसे कई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है कि नहीं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को उनको दूर दूर से आयात करना पड़ता था। तो ऐसे ही हैं, ऐसी हर चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलती थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो चीज़ें वहाँ पे प्राप्त होती थी, तो वो एक दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरण और आयात निर्यात होता था। अब आप देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, क्योंकि तांबा राजस्थान में बहुत ही मिलता था और है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कहाँ से? ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो टिन होती थी धातु, उसका जो आधुनिक ईरान है और अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था, और सोने का आयात कहाँ से? कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये आपको? एक चित्र है, खिलौना है, जो दूसरी मोहर है, ठीक है। ये मोहर आपको दिख रही है। आप बता सकते हैं कि लोग कैसे, इनसे आप जान सकते हैं कि कैसे, किसका प्रयोग करते थे लोग उस वक्त। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे आज अनाज उगाते थे और पशुओं को भी पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों व लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे और आज भी देते हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यह आप हर जगह पर आपको देखने को मिलता है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जो इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों कुछ तरीके अपनाए गए थे। और यहाँ पे आपको अभी एक खिलौना दिखाया जाता था, जो कि किसान पुरुष होते थे, और हमें ज्ञात नहीं कि हड़प्पा की में प्रथा थी यानी। ये आपको हल जैसा आपको दिख रहा है कि नहीं? ये एक खिलौना है, लेकिन ऐसे हल हुआ करते थे उस वक्त। और संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का वो शिकार करते थे। अब बात करते हैं हम गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म छोटा सा निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा का आपने नाम तो सुना ही होगा। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटते थे, तो धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया गुजरात के अंदर। और इसके
हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अंदर आने जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते थे। यहाँ पर जो कुछ अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। यानी कि जो भी अवशेष मिले हैं कुछ बड़े बड़े अक्षरों पर, पत्थरों पर, भाई हम किसी वस्तु में या कागज़ में लिखते हैं तो कुछ दिनों में या कुछ सालों में नष्ट हो जाता, लेकिन पत्थर पे तो पत्थर तो नष्ट होता नहीं और उस पर खुदवा देते हैं तो वो बहुत दिनों तक रहता है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। यदि हम बात करें गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे शहर बसा है, ऐसे स्थान पर बसा है जो लोथल, जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। और लोथल का बंदरगाह अभी आपको दिखाते हैं। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होगी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता होगा या उतारा जाता होगा। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा तालाब का सा, और यहाँ से सामान लोडिंग अनलोडिंग किया जाता होगा, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा होता होगा। आगे यदि हम बात करें तो ये एक इमारत भी आपको मिलती है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिलते होंगे। अब बात करें मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी की, जो अभी अपन ने छोटी सी चर्चा करी थी उसी के बारे में यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक मोहर सिक्क आपको चित्र में प्रदर्शित की गई है। मोहरा का प्रयोग सामान से उभरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उस पर मोहरों पर क्या होता था कि जो गीली मिट्टी का पोत कर उन पर मोहरें लगाई जाती थी और मोहरों की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो इसका मतलब क्या है कि माल सुरक्षित है और छेड़छाड़ नहीं हुई। और ऐसा जो मोहरों का प्रयोग आज भी होता है या नहीं, ऐसा आप पता लगाइएगा। सभ्यता के अंत का रहस्य, कि आखिर सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर व बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। भाई ये क्या हुआ, हर चीज़ नष्ट हो गई। तो अब ये सब क्यों हुआ इसका कोई पता नहीं है। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि नदियाँ सूख गई और कईयों का ये भी है कि जो जंगलों का विनाश हो गया। या ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, या इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह व घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ये अलग अलग तर्क हैं, हो सकता है इनमें से कौन सा सत्य है, लेकिन ऐसे हम मानते हैं कि इनमें से कुछ तो हुआ होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी जिसके कारण नष्ट हो गए होंगे, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये तो है नहीं कि पूरी जगह पर, इतनी बड़ी इलाका है तो हर जगह पर बाढ़ आ गया होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है और आधुनिक जो पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके जो लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, इनके बारे में जब हम अध्याय 6 और 9 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनके बारे में और भी अध्ययन करेंगे।
आप अपने जो एटलस आपका मैप है उसमें आप मिस्र को ढूंढ सकते हैं। नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या था? रेगिस्तान था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले जो राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और तांबे, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी और बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? पिरामिड। किसके? मिस्र में शासन करने वाले 5000 साल पहले की बात है। राजा के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को क्या कहता था? मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ ही और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी जो उनके जैसे खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे जो उनको पसंद होते थे। ये आप मम्मी दिख रहे हैं, चित्र आपको दिख रहा है, यही है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। आप कुछ कल्पनाएं आप कर सकते हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने आते हैं कि क्या होता था, क्या इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी। ठीक है, आगे कुछ उपयोगी शब्द इस अध्याय के अंत में आते हैं, जैसे नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये कुछ शब्द हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण तिथियों के अंदर पहली जो तिथि आती है महत्वपूर्ण तिथियों में, वो आती है मेहरगढ़ में कपास की खेती। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई। नगरों का आरंभ कब हुआ? 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास हुआ 2500 साल पहले। और इसी प्रकार से आज का जो अध्याय है वो पूर्ण होता है। फिर अगले अध्याय के अंदर हम मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय आसानी से समझ में आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।